अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके होस्ट इरम अली हूँ और आज हमारे शो में कनाडा से मेहमान तशरीफ़ लेकर आए हैं और हाई एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस है तस्लीम इलाही जुल्फ़ी। आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। अच्छा जुल्फ़ी साहब, आप कनाडा से यहाँ आए हैं और कनाडा में आपका जो है चैनल है 24 आवर्स चैनल है उर्दू का और रेडियो भी है आपका, तो उसके बारे में आप ज़रा बताइए। चैनल का ये है कि 2000 में हमें लाइसेंस मिला था मल्टीकल्चरल चैनल खोलने का, जिसमें कि पंजाबी, उर्दू और हिंदी के प्रोग्राम होते हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका का पहला केबल चैनल है जो 24 आवर्स का चैनल है। और उसके बाद से हमारे चैनल पे हर किस्म के प्रोग्राम होते हैं और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चैनल पर जो लचरपन होता है, जिस तरह की वर्गल ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह के मतलब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। हमारा चैनल ऐसा है कि जिसमें ना इस मेयार के, इस अखलाकी दायरे में रह के हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमारा अभी आगाज़ हुआ है, हमें लाइसेंस मिला है रेडियो का भी, तो AM 960 पे हम रेडियो का शो करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब जैसे आपका उर्दू चैनल है, जाहिर सी बात है क्या रिस्पांस है वहाँ का उर्दू चैनल के लिए? मतलब रेडियो भी है, आपका चैनल भी है। जहाँ तक रेस्पॉन्स का ताल्लुक है तो किस एतबार से कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के लिहाज से या उसको व्यूअरशिप के लिहाज से या उसको पसंदीदगी के लिहाज से? जी। अगर सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखें तो इस वक्त माशाल्लाह हमारे मतलब वो ना 78,435 घरों में हमारा चैनल देखा जाता है। और आप हर घर में अगर 4-5 लोग भी आप लें तो आप लाखों में लोग देखते हैं। और हर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और श्रीलंकन घर में है ना वो चैनल देखा जाता है। क्योंकि हमारे चैनल से हर 4 माने प्रोग्राम होते हैं, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ज़ुबान। तो काफ़ी मकबूल चैनल, चूँकि पहला चैनल है कनाडा में, बिल्कुल 24 आवर्स। दूसरे लोग असल में ये होता है ना, दूसरे लोग ना हमारे चैनल पे टाइम खरीद के या दूसरे चैनल्स पे, इंग्लिश चैनल्स पे टाइम खरीद के वो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को या संडे को आधे घंटे का या 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, है ना। लेकिन हमारा अपना ये 24 आवर्स का बाकायदा लाइसेंस आपके पास मौजूद है। आजकल ये भी वबा फैली है कि लोग ना इंटरनेट के प्रोग्राम करते हैं, वेब का जो हो जाता है, और पाकिस्तान में, इंडिया में ये बताते हैं कि हमारा टीवी चैनल है, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि वो एक कैमरा लग के बेसमेंट में बैठ के अपना कहीं पे भी रिकॉर्डिंग कर दी। अच्छा, आपका कैसे आपको ख्याल आया कि आपने जो है वो एक उर्दू चैनल लेकर आना है कनाडा में? ऐसा बहुत बड़ी बात है कि आप एक जहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं और वहाँ पे आपने एक उर्दू ज़बान का जो है वो आप चैनल लेकर आए। ऐसा है ना कि अगर आप वे बैक जाएं, अब तो चूँकि अब इतना मुख्तसरन में आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आया था। जी। मैं सऊदी अरब से मेरे वालिदैन ने कराची भेजा था आगे पढ़ने के लिए। जब वहाँ मैंने अरबी स्कूल से प्राइमरी पास कर ली, जी, उस ज़माने में वहाँ पर बड़े स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूँ समझें कि 26 अक्टूबर 1958 को मैं कराची पहुँचा हूँ। अच्छा। और 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान का पहला माशाल्लाह लग गया था। अच्छा। और मैं 10 साल यहाँ रहा हूँ, मैंने पढ़ा लिखा है यहाँ पर पाकिस्तान में। मैं बाय प्रोफेशन एरोनॉटिकल इंजीनियर आपने और इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने अमेरिका से डैलस फोर्ट वर्थ से ली है मैंने। तो मैंने तालीम के दौरान 1962 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया, रेडियो पाकिस्तान कराची। हमारे डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे बुखारी साहब, और मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे यावर मेहदी साहब, बड़ा नाम है, तवील करे। तो मैं उनके साथ ना होस्टिंग करता था बज़्म तलबा की, तालीमी प्रोग्राम जो होते थे और स्कूल ब्रॉडकास्ट के प्रोग्राम होते थे, उसमें हिस्सा लेता था। 1964 में लाहौर में टीवी शुरू हुआ पहली बार पाकिस्तान में,
और 1966 में कराची में टीवी शुरू हुआ। तो हम लोगों को जो रेडियो पे काम करते थे वो हम लोगों को लेके गए टीवी पे, कहा कि अब आप लोग यही प्रोग्राम टीवी पे कीजिए। तो हमने टीवी पे प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। तो यूँ समझा कि ना बचपन से ही तालीमी दौर से ही, चूँकि मुझे तजुर्बा भी था, शौक़ भी था, अल्लाह ने मुझे सलाहियत भी दी थी, गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं। तो जब मैं यहाँ से पढ़ने के बाद वापस सऊदी अरब चला गया और वहाँ से फिर आगे पढ़ने के लिए अमेरिका से वापस आके मैंने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। और फिर उसके बाद हम कनाडा मुंतकिल हो गए बच्चों की तालीम के लिए, और फिर मैंने वहाँ पर कैनेडियन एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। और जब मेरे बच्चों की शादियाँ हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तो अर्ली रिटायरमेंट लेके मैंने लाइसेंस के लिए, हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था टीवी के लिए, केबल चैनल के लिए, तो 2000 में हमें लाइसेंस मिल गया। 2000 में आपको लाइसेंस मिल तो गया। और उसी बुनियाद पे ना, अपने शौक़ के बुनियाद पे, अपने तजुर्बे के बुनियाद पे उन्होंने वहाँ पर चैनल खोला। और मैंने महसूस किया कि वहाँ पर ज़रूरत थी कि वहाँ पर कोई उर्दू और पंजाबी और हिंदी ज़ुबान में चैनल होना चाहिए, और उस पर इंग्लिश के प्रोग्राम भी हों हमारे बच्चों नई नस्ल के लिए। तो इस तरीके से यानी कि आप जो है 4 ज़बानों में नशरियात जो है वो आपके क्योंकि मुझे चारों ज़बानें आती हैं। अरबी तो एक तरह से मेरी मातृ ज़बान है। आपने बताया कि आपने चारों उर्दू मैंने यहाँ पर आके शायरी भी की हुई है आपने, है ना, और फ़ारसी मैंने यहाँ पर आके पढ़ी। खाना फ़रंग ईरान से मैंने डिप्लोमा हासिल किया, और इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल लेता हूँ। तो चारों ज़ुबानों में लिखता भी हूँ, शायरी भी करता हूँ। जी जी, और अपने टीवी पे और रेडियो पे प्रोग्राम भी करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि जुल्फ़ी साहब की जो है वो 18 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, और शायरी भी आप करते हैं, चैनल भी रन करते हैं, रेडियो से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, इतना कुछ आप करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास वक्त कैसे निकल जाता है? एक चीज़ आप भूल गई, इसके अलावा हमारा फोरम भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ग्रेजुएट्स फोरम कनाडा के नाम से। इस वक्त हमारे 550 मेंबर हैं। वो लोग जो कि कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं और वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, वो सब हमारे मेंबर हैं। और साल में हम 2 प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, उनके लिए अपने उसके बैनर के तरह। और हम ये करते हैं कि ना, पाकिस्तान से हर साल हम 10-12 लोगों को बुलाते हैं। जी बिल्कुल, अभी भी हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, और दूसरे दिन इंटरनेशनल मुशायरा करते हैं। इस दफ़ा भी 12 लोग आ रहे हैं। 4-5 लोग कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से आ रहे हैं। तो उस फोरम के तहत ना हम ये मैगज़ीन भी शाया करते हैं, जिसका एडिटर मैं हूँ, अल जामिया के नाम से, है ना। और इसके सरपरस्त हमारे जो ना पीरज़ादा कासिम साहब हैं। जी जी। और तो ना, यानी रेडियो और टीवी के अलावा हमारा फोरम है, ये हम सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में मुशायरे भी करते हैं, और ये ये मैगज़ीन भी शाया करते हैं हम। अच्छा, मैगज़ीन भी शाया, बहुत कुछ हो गया ना। अच्छा, ये जो आप मैगज़ीन शाया करते हैं या आप कॉन्फ्रेंस और मुशायरे करते हैं, तो क्या जो नए आने वाले शायर हैं, क्या आप उनको चांस देते हैं? यकीनन, ये हमारा रिकॉर्ड है, ये काम मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। हर साल मैं 10-12 लोगों को बुलाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो नए शायर और शायरात हैं, अदीब हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, यानी जिनका अपना कोई फोरम नहीं है, उनका कोई बैकिंग करने वाला नहीं है ना, और जो अच्छे शेर कहते हैं, उनके ताज़ा लहजे में बात करते हैं, शेर कहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इन 12 लोगों में ना कम से कम 4 लोग बिल्कुल नौवारिद हों। अच्छा, नए लोग हों, लेकिन शेर अच्छे कहने वाले हों, लेकिन अच्छे लिखने वाले हों। मैं उनको ये इतने मौका देता हूँ। बिल्कुल, आप मौका देते हैं। अच्छा जुल्फी साहब, मैं आपको देख रही थी कि आपने जो है एक तो बड़ा खूबसूरत कलर का आपने कोट पहना हुआ है, साथ में आपकी जो वॉच है और आपने एक बड़ी सी ग्रीन कलर की रिंग भी पहनी हुई है। तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है, मतलब क्या है? क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज का स्टोन आपने पहना हुआ है। इसमें आपने 2 सवाल किए, हम पता नहीं पहला क्या इसका जवाब दूँ। पहला तो ये मेरा शौक़ भी बन गया है, ये मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे रोज़ाना टीवी के कैमरे के सामने बैठना पड़ता है और 10 तरह के प्रोग्राम करना होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस नौइयत का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, है ना, तो उसी हिसाब से मैं ड्रेसिंग करता हूँ। अच्छा, उसी हिसाब से जब मैं म्यूज़िक शो करता हूँ तो मैं कलरफुल कपड़े पहनता हूँ। अच्छा, आपको बता दूँ कि हमारे म्यूज़िक शो के डायरेक्टर जो हैं सोहेल राना साहब हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बताया जो हमारे तो उसी के लिहाज से मुझे ड्रेसिंग करना पड़ती है। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये ज़ाहिर है, जब मैचिंग करता हूँ, मैं महज मैचिंग करता हूँ
अपने ड्रेस के कलर के हिसाब से। अंगूठी कोशिश करता हूँ उसकी पत्थर उसी रंग की हो और घड़ी भी मेरी उसी रंग की हो। अच्छा। और मेरा कोई इस पर कोई मेरा ईमान नहीं है कि पत्थरों पर या मुझे ना कोई नुकसान पहुँचा सकते ना कोई फ़ायदा। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि जब खाना काबा के बुतों को तोड़ा गया है तो यही कहा गया था उन लोगों से कि ये बुत ना, ये पत्थर के बुत हैं, ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना में तुम कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पत्थरों से ना नुकसान तो वो भी तो पत्थर के थे और ये भी स्टोन है, पत्थर है ना? तो वो बुत अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, वो इतने बड़े होते थे, यानी लोग उसकी परस्तिश करते थे। ये तो छोटा सा पत्थर है, तो ये महज फैशन के तौर पर और कलर मैचिंग के लिए। कलर मैचिंग के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं चाहूँगी कोई खूबसूरत सा आप अपना कलाम सुनाइए, जो हर शायर का कोई एक अपना ख़ास होता है कि कुछ उसने ऐसा लिखा जो उसके दिल को छू गया। नहीं, मेरे दिल से तो निकलता है, दूसरों के दिल को छूने वाली बात होती है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं गज़ल पेश कर। बिल्कुल, इरशाद। मतलब है कि तुझसे बिछड़ के सच है कि रोया भी नहीं मैं। वाह वाह। तुझसे बिछड़ के सच है कि रोया भी नहीं मैं, ये और बात चैन से सोया भी नहीं मैं। बहुत खूब। तुझसे बिछड़ के सच है कि रोया भी नहीं मैं, ये और बात चैन से सोया भी नहीं मैं। और इजहार मोहब्बत में पहल कौन करेगा, इजहार मोहब्बत में पहल कौन करेगा, वो है अगर खामोश तो गोया भी नहीं मैं। वाह। इजहार मोहब्बत में पहल कौन करेगा, वो है अगर खामोश तो गोया भी नहीं मैं। वाह वाह। और जो ढूंढने वाले थे मुझे वो ही खो गए, जो ढूंढने वाले थे मुझे वो ही खो गए, मौजूद रहा भीड़ में खोया भी नहीं मैं। बहुत खूब। जो ढूंढने वाले थे मुझे वो ही खो गए, मौजूद रहा भीड़ में खोया भी नहीं मैं। और सूरज मेरे वजूद में कब का हुआ गुरूब, सूरज मेरे वजूद में कब का हुआ गुरूब, और चांद कह रहा है कि सोया भी नहीं मैं। सूरज मेरे वजूद में कब का हुआ गुरूब, और चांद कह रहा है कि सोया भी नहीं मैं। और शेर देखिए कि तवज्जो चाहूँगा कि रख दी हथेलियाँ मेरे तलवों तले हैं क्यों, रख दी हथेलियाँ मेरे तलवों तले हैं क्यों, अब ऐसा कोई रूई का फोया भी नहीं मैं। बहुत आला। रख दी हथेलियाँ मेरे तलवों तले हैं क्यों, अब ऐसा कोई रूई का फोया भी नहीं मैं। और पहुँची है मेरे जहन से लोगों के दिलों तक, वाह। पहुँची है मेरे जहन से लोगों के दिलों तक, वो बात जो लफ्ज़ों में पिरोया भी नहीं मैं। वाह वाह। पहुँची है मेरे जहन से लोगों के दिलों तक, वो बात जो लफ्ज़ों में पिरोया भी नहीं मैं। और उस रोशनी की फसल हर एक दिल में है तैयार, उस रोशनी की फसल हर एक दिल में है तैयार, वो रोशनी जो ठीक से बोया भी नहीं मैं। उस रोशनी की फसल हर एक दिल में है तैयार, वो रोशनी जो ठीक से बोया भी नहीं मैं। और मकता है कि जुल्फ़ी ये किस लिए मेरी तहरीर सुर्ख है, जुल्फ़ी ये किस लिए मेरी तहरीर सुर्ख है, अपना कलम लहू में डुबोया भी नहीं मैं। वाह वाह। जुल्फ़ी ये किस लिए मेरी तहरीर सुर्ख है, अपना कलम लहू में डुबोया भी नहीं मैं। और तुझसे बिछड़ के सच है कि रोया भी नहीं मैं, ये और बात चैन से सोया भी नहीं मैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी गज़ल थी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आज कनाडा से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं तस्लीम इलाही जुल्फ़ी। बहुत मज़े की उनसे हम जो है बातें कर रहे हैं, कुछ पर्सनल सवाल भी उनसे पूछेंगे और उनकी गज़लें जो हैं वो भी मज़ीद हम सुनेंगे। जुल्फ़ी साहब ये बताइए कि शायर क्या मूडी होता है? पता नहीं ये लोगों ने ये इस बात को क्यों आम किया हुआ है, इस बात पे क्यों यकीन रखते हैं। कहा यह जाता है हमारे माशरे में कि शायर जब तक शराब ना पिए वो शायर नहीं बन सकता, या जब तक उसका दिल ना शायर टूटे, को जब तक इश्क में नाकामी ना हो, गम व फिक्र परेशानियाँ ना हो,
दिल ना टूटे उसका जब तक वो शेर ही नहीं कह सकता। सब गलत है ये। अच्छा। ये मफरूज़ात में गलत बयानी है ये। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं शराब पीता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं चाय तक नहीं पीता। हकीकत ये है बीबी कि ना शायर के बारे में मैं 3 चीज़ें मैं आपको अरबी की मिसालें देता हूँ। शायर के बारे में कहा जाता है कि अश्शाइरुन युलिद वला यस्ना, ए पोएट इज़ बोर्न नॉट मेड। शायर के बारे में कहा गया है शायर पैदा होता है। ये शायर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। आप बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिए आप, है ना, आप बड़े से बड़े स्कॉलर आप हैं, आप दानिश्वर हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत मौजू नहीं है आप एक मिसरा नहीं लिख सकते आप। वो अल्लाह की तरफ से आपको पैदाइश। ज़बरदस्ती की शायरी करना, तुकबंदी करना अलग बात होती है, और मौजू तबीयत लेके इंसान पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों के अरबी की किताब पढ़ें, उर्दू में तर्जुमा शुदा की किताब पढ़ें, हिकायात पढ़ें, आप रवायतें पढ़ें, साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको एक मामूली सी मिसाल देता हूँ कि हस्सान इब्न साबित जो थे ना, वो बहुत बड़े अरबी के शायर थे और वो शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते थे, शायर इस्लाम कहलाते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, किताबों में लिखा हुआ है कि ना, उस किताबों में लिखा हुआ है कि काना रसूल बाद सलातुल इशा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान जालिस जम मिंबरो माल अस्हाब, यानी इशा की नमाज फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे मिंबर से टेक लगा। फ़क़ाम हस्सान इब्न साबित वक़ाल या रसूलल्लाह लक़द कतबतु क़सीदा फ़िल मिदहात। उस दौरान में हस्सान इब्न साबित जो कि अरब शाह बहुत बड़े शायर थे, वो खड़े हुए और आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने आपकी शान में कसीदा लिखा है, मैं आपको वो पेश करना चाहता हूँ। वो क़ाल लक़द कतबतु क़सीदा फ़िल मिदहात अबगा इज़्नक अलशन इक़रा लखिया। वो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हस्सान इंता शायरुल इस्लाम वना अजबनी अशारक व इक़रा ली क़सीदा तक। आपने फरमाया कि हस्सान तुम इस्लाम के शायर इस्लाम हो, मुझे तुम्हारी शायरी पसंद है और कसीदा तुम मुझे अपना सुनाओ। अगर अल्लाह ने उसकी मजम्मत की होती, कुरान में उनके मनाज़िर लिखी होती, तो उसके नबी कैसे पसंद फरमाते? सबसे पहले वही मना करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चारों खुलफा थे वो चारों साहिब दीवान शायर थे। अच्छा। उस ज़माने में हर कोई शायरी करता था। अरब ज़ुबान तो आपको मालूम है कितनी रिच होती है ना, तो हर कोई शायरी करता था। इसी सिलसिले में मुझे आपसे कोई 30-40 साल पहले मैं इराक़ गया हुआ था, तो मुझे हज़रत अली का दीवान मिल गया। अच्छा। मैं पुरानी किताबों की तलाश में रहता हूँ, उनका दीवान मुझे मिल गया। वो दीवान मैंने हासिल किया, उसके बाद फिर मैंने उसका मंजूम तर्जुमा किया। तो हमारे खुलाफा और हमारे बुजुर्गान दीन शायरी क्यों करते अगर अल्लाह उसको मना करता? तो शायर बनाया नहीं जाता डंडे के ज़ोर से। नो, आजकल जो करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि लोगों को शौक़ है, कल इंशाल्लाह वो शायर भी बन जाएंगे, है ना। लेकिन जो तुकबंदी करता है तो उससे तो बचना चाहिए, और तुकबंदी नहीं की जा सकती। शायर पैदा होता है और उसकी तबीयत मौजू लेके पैदा होता है। अच्छा, आपको कभी अपनी ज़िंदगी में किसी से इश्क हुआ? देखें ना, आप अपने आप किस इश्क की बात कर रही हैं? दुनियावी इश्क की बात कर रही हैं? अल्लाह से तो इश्क होता है, अल्लाह से तो इश्क है। अल्लाह तो खैर ऊपर बैठा हुआ है। मैं दुनियावी इश्क से मेरी बुनियाद ये होती है कि आपको किसी ख़ास फील्ड से इश्क हो, आपको अपने काम से इश्क हो, आपको खूबसूरत दुनिया की कायनात के खूबसूरत, जहाँ तक खातून का ताल्लुक़ है ना, जो लोग असल में ना, जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। अच्छा। लोग मंसूब कर देते हैं लोगों को उनके साथ, लेकिन हकीकत यह है चूँकि वो ज़िम्मेदार तबीयत और मिजाज लेके पैदा होते हैं, वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने इस कीमती वक्त को यानी और एक मिजाजी इश्क में उसको ज़ाया करें। एक उम्र होती है इंसान की, लड़का हो या लड़की हो, कि उसको हर महीने एक नया इश्क होता है। जैसे कि जब कोई लोग नई शायरी शुरू करते हैं तो दिन में 10-10 गज़लें कहते हैं। मीर ने क्या खूब कहा था कि गज़ल कहना नहीं आती थी तो 100 शेर कहते थे, मगर एक शेर भी ए मीर अब मुश्किल से होता है। इंसान में खुद एहतसाबी आ जाती है। तो इस तरह की ज़िंदगी के इस शोबे में भी ना, जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं,
और जो बड़े हो के ना नाम कमाते हैं, किसी फील्ड में अपनी मेहनतें सर्व करते हैं, अपने टाइम देते हैं, तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो एक ना वो जो इश्क करते हैं वो इश्क हकीकी करते हैं, इश्क मिजाजी से बचते हैं। अपने काम से मैंने इश्क किया, पूरी दयानतदारी से किया, इंशाल्लाह करता रहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी जो है 18 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, कोई और किताब भी इस वक्त आने वाली है? मेरी 18वीं किताब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शाया की है। आपने बताया कि इसे जो है सितारा इम्तियाज़ भी हासिल हो चुका है। ये किताब मेरी ये 18वीं किताब है, फैज़ अहमद फैज़ बैरूत में, जिला वतनी का दूसरा पड़ाव। ये याददाश्तें हैं, मैंने असल में 4 साल गुजारे हैं फैज़ साहब के साथ बैरूत में। अच्छा। 1978 से 82 तक। अच्छा। जब मुझे मालूम हुआ कि जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने के लिए फैज़ साहब बैरूत चले गए हैं और वहाँ पर यासिर अराफात ने अपने मैगज़ीन लोटस की इदारत के लिए एडिटर बना के उनको बुलाया है ना। तो जब मुझे मालूम हुआ, चूँकि कराची में मेरे तालीमी दौर में फैज़ साहब से मेरा रब्ता रहता था, रेडियो के मुशायरों में, टीवी के मुशायरे में, और या उनके कॉलेज अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो, तो वहाँ उनसे मुलाकात, हमसे कॉलेज के बेशतर निज़ामत मुझसे करवाते थे मुशायरों के। तो जब मुझे मालूम हुआ कि फैज़ साहब जिला वतनी के दिन गुजारने के लिए बैरूत में हैं, तो मैंने अपना एयरलाइन से ट्रांसफ़र बैरूत में करवा लिया। अच्छा, सिर्फ फैज़ साहब के लिए? फैज़ साहब के लिए। इतनी मोहब्बत आपको उनसे थी? यार मैंने उन जैसा आदमी कहाँ मिलता है इस दौर में, और मैं उनसे बहुत मुतासिर भी था, उनकी शख्सियत से भी, उनकी इल्मियत से भी, उनकी शायरी से भी, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो मिजाज था, दरवेशाना मिजाज, बहुत है ना। और बिल्कुल यूँ की सूरत हाल होती थी कि लोग उनको धोखा देते थे, लोग उनसे झूठ बोलते थे, लोग उनको तकलीफ़ पहुँचाते थे, लोग उनको नुकसान पहुँचाते थे। वही लोग दूसरे वक्त में उनके पास आते थे कि फैज़ साहब हमारा ये काम है, आप फलां को फ़ोन कर दीजिए या हमारे साथ चलिए, उनसे हमारी सिफारिश कर दीजिए। और हम लोग उनसे कहते थे कि फैज़ साहब क्या कर रहे हैं, इस शख्स ने आपको बहुत नुकसान पहुँचाया था। कहते तो कोई बात नहीं, जो उसका करने का था उसने कर लिया, मेरा काम यह है मेरे ज़रिए इसका कोई काम हो सकता है। तो उन फैज़ साहब के लिए अगर मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र ना कराता, मैं उनके साथ ना रहता, तो आज मैं इस काबिल नहीं होता। इंसान हो गए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी जो शख्सियत की जो शख्सियत साजी की है ना, उनके उठने बैठने से, उनके गुफ्तगू से, उनके खाने पीने के अंदाज से, पीने से मुराद मेरी शराब नहीं है, ना ही सिगरेट है, और बहुत कम खाते थे वो। सूरत हाल ये थी कि जो उनकी वाइफ थी एलिस ना, वो उनके पीछे बच्चों की तरह लेके फिरती थी खाना। अच्छा। तो कुछ खा लीजिए, वो कहते थे नहीं, वो नहीं, उनको परवाह नहीं होती थी। तो उन्हीं से सब कुछ मैंने सीखा है। तो उन्हीं पर जो 4 साल में जो उनके साथ मैंने वक्त गुजारा उसी दौरान में उनकी आखिरी किताब मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाया हुई थी। अच्छा। है ना। तो वो उनकी शायरी सारी जो है ना उसी ज़माने की है, वो किताबी शक्ल में उनकी आखिरी किताब शाया हुई है। उसका उस शायरी का, तमाम शायरी का मैं वाहिद जो हूँ वो सामे हूँ। होता ये था, बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल बताइए। कि चूँकि मैं वहाँ मुलाजमत भी कर रहा था, फिर मैंने ये किया था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो बैरूत में है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स भी करूँ। तो मैंने वहाँ पर शाम की क्लासों में मैंने वहाँ पर दाखिला भी ले लिया कि मैं मास्टर्स भी कर सकूँ, है ना। और फिर ये कि वीकेंड पे 2 दिन तक ना मैं फैज़ साहब के साथ वो अलहमरा पे अपने फ्लैट में रहा करते थे, वहाँ जाके मैं बैठ जाया करता था। तो ये था कि मैं जब जाता था सुबह के वक्त छुट्टी के दिन ना, तो वो आमतौर पर अपने काम में लिखने पढ़ने में लगे होते थे, तो मखसूस जगह पर मैं सोफे पर जाके कोने में बैठ जाया करता था। मेरे हाथ में मेरी फ़ाइल हुआ करती थी, आदत के मुताबिक, और कलम होता था, मैं बैठ जाता था। तो अपना काम वो ख़त्म करने के बाद ना वो कोई ना कोई अपनी नज़म ठीक कर रहे होते थे या उसको फेयर कर रहे होते थे ना, तो उसको करने के बाद ना वो उसको मरोड़ा जैसे हम लोग करते हैं, उसको डस्टबिन में फेंक डाल दिया करते थे। और मैं दौड़ता हुआ जाता था, उसको वहाँ से उठा के अपने फाइल में लगा के सीधा करके रख लेता था। तो हंसते थे कि ये तुम क्या करते हो, तुम्हें इसमें इस पुराने इस कागज़ में तुम्हें क्या मिलेगा। मैं कहता था कि सर आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मेरे लिए ये क्या अहमियत रखता है। तो हुआ ये कि जब वो अपना यासिर अराफात से उनकी मीटिंग हुआ करती थी महीने में एक बार, तो मेरे जाने के बाद ना बहुत खुश हुए। कहने को उन्होंने भी अरबी में मास्टर्स किया हुआ था पाकिस्तान से। अच्छा, फैज़ साहब। लेकिन ना इस तरह पाकिस्तान में पढ़ने का वो बात ही नहीं होती जो कि वहाँ का पढ़ा हुआ इस शख्स हो, वहाँ के ज़ुबान बोलने वाला हो, तो वो बोल सकते थे, लेकिन अटक के बोलते थे और समझ तो ज़्यादा सकते थे, लिख पढ़ सकते थे। तो मेरे जाने के बाद वो बहुत खुश हुए, हैरान है वो कि अभी तुम कहाँ आ गए। मैंने सब उनको बताया।
तो फिर उसके बाद से जब वो मीटिंग के लिए यासिर अराफात साहब के पास जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे, क्योंकि आपकी अरबी बहुत अच्छी थी। तो मेरी तो ज़ुबान है अरबी है, है ना। तो वो जब इन्हों की मीटिंग ख़त्म हो जाती थी मैं इनकी तर्जुमानी करता था, वो कहते उनको बताता। उसके बाद उन्होंने उनको यासिर अराफात को अबू अम्मार को बताया था कि ये हमारे कराची का लड़का है और ये कि उस ज़माने में राजा में लड़का था, तो और ये कि ना ये शायर भी है। वो बहुत खुश हुए। अच्छा, उनका यासिर अराफात का ये था कि उनको हज़ारों शेर याद थे। वो खुद शायर नहीं थे, लेकिन अरबों का तो ये होता है ना, तो उनको अरबी के हज़ारों शेर याद थे। तो वो मुझसे ये कहते थे कि जुल्फ़ी ऐसा करें कि फैज़ साहब से कहें कि जो इनकी फ़लस्तीन पे और फ़लस्तीनियों पे हमारी कॉज़ पे जो नज़में इनकी हैं उर्दू में, वो मुझे सुनाएं आप तर्जुमा करके। तो फैज़ साहब अपनी नज़म उर्दू पढ़ते थे, मैं उसका तर्जुमा अरबी में करता था। वो बड़े बड़े महसूस होते थे, वो तबसरा करते थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो तर्जुमा ज़ुबानी कर रहे हैं इसको लिखें आप और मुझे देते जाएँ। मैं उनको लिख के उनको दे देता था, वो मकामी रिसालों में छपवा देते थे उसको। अच्छा, है ना। वो चीज़ें तो वहाँ पे जमा हो गई, है ना। वो नज़में नज़में उनके हाथ की लिखी हुई काटी पीटी नज़में उन पर जमा है ना। अच्छा। उसका तर्जुमा मेरे पास जमा है जो कुछ रिसालों में छप चुका है। अब अगले महीने मेरी किताब आ रही है फैज़ साहब की, जो नज़में जो है ना, जो कि फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन के कॉज़ के मुताबिक लिखी गई हैं, उसका मैंने अरबी में तर्जुमा किया है। उनके हाथ की लिखी काटी पीटी नज़में सफ़े के एक तरफ किताब की एक तरफ होंगी और दूसरी तरफ मेरा तर्जुमा होगा। इंशाल्लाह 2 महीने मेरी किताब वो आ रही है। आप जो है फैज़ के बहुत ही करीब रहे हुए। अच्छा, ये मैं तो ये मेरी 18वीं किताब थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शायद की। ये तो आपको इस पे तो सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है। अच्छा, ये आप मुझे बता रहे थे ये जो किताब है मेरी किताबों के उन्वान से, इसमें मेरी इब्तिदाई 9 किताबें हैं। शहर अफ़कार, दस्तावेज़, तना परिंदे की उड़ान, सुखनवर बहुत अच्छे, दुनिया तसव्वुफ़, बियॉन्ड 7 सीज़, आगरा से नया आगरा, अबाबीलें नहीं आई और सिलसिला तकल्लुम का। मतलब आपने 9 किताबों को एक उनको कंपाइल किया मैंने, उनको ब्रीफ करके। ये मेरी मतलब पहला मेरा शेरी मजमूआ सन 66 में शाया हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, है ना, शहर अफ़कार। तो उससे लेकर आखिरी था किताब, 9वीं किताब थी सिलसिला तकल्लुम का। ये मेरे अखबारी कॉलम हैं इसमें, है ना। तो उनको मैंने कंपाइल किया। इसमें 9 किताबों ये 1200 सफ़े की किताब बनी, 1200 सफ़े की किताब। और ये आपकी एक और है 9 किताबें ये हो गई। उसके बाद मेरी किताब आई, इसकी दूसरी शात है ये मगरबी दुनिया के उर्दू अहले कलम। मगरबी दुनिया के उर्दू अहले कलम, वो लोग जो कि पाकिस्तान, जो कि उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और जो कि मगरबी दुनिया में उनका क़याम है और जो बड़े अच्छे लिखारी हैं, शायर अदीब हैं, है ना। तो उन सब के बारे में मेरे तनकीदी मज़ामीन हैं। अच्छा, ये मेरी 25 साल की मेहनत है और ये तकरीबन 1000 सफ़े की किताब ये भी है। वो 1200 की और इसमें 78 लोगों के जो कि यूरोप और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, है ना, और वेस्टर्न यूरोप में रह रहे हैं, उन सब का तनकीदी मज़ामीन, उनका तारुफ उनके बारे में है। अच्छा, ये इस किताब में मेरा। अच्छा, और अभी बहुत सारी आपकी बहुत सारी किताबें हैं और मैंने ये शायरी का मेरी शायरी के 7 मजमूए शाये हुए हैं। अब मैंने उनको कंपाइल करके दूसरी शात इसकी, और ये इश्क भी अजीब है के नाम से, ये भी मेरे 850 सफ़े की किताब है। और इस किताब की उसमें इनफरादियत कह सकती हैं, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकता, इसमें मेरी 4 ज़ुबानों की शायरी इसमें है। अच्छा, बिल्कुल इस किताब के बारे में जो है जुल्फी साहब डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद आते हैं और जो जुल्फी साहब की किताब है इश्क भी अजीब है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जुल्फी साहब की जो किताब है इश्क भी अजीब है, और इसके बारे में जुल्फी साहब हमें बता रहे थे, क्या बताइए। ये इश्क भी अजीब है मेरे 7 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। तो मैंने फिर ये किया कि उन सबको ना वही उसमें से लेके ना उसके इंतखाब ना, ये इश्क भी अजीब, ये भी इसका भी दूसरा एडिशन है। ये इसमें इसकी इनफरादियत ये कहलाएगी कि ना कि इसमें मेरी 4 लिसानी शायरी है, यानी 4 ज़ुबानों में जो मैंने शायरी की है, उर्दू में और इंग्लिश में, अरबी में और फ़ारसी में। तो 4 ज़ुबानों में मेरी शायरी है, तो इस किताब में शामिल है। ये तकरीबन 900 सफ़े की किताब है, इसमें मेरा मुतफ़िक़ कलाम है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी मैं एक और किताब भी देख रही थी, ये है उर्दू नावल की, ये मेरा थीसिस है। अच्छा। PhD का थीसिस है। अच्छा। ये उर्दू नावल की दरियाफ्त। अच्छा। इस किताब में मैंने ये मेरा थीसिस है, ये उर्दू नावल की दरियाफ्त, इसमें मैंने बहुत मेहनत के साथ, सब लोग मेहनत करते हैं, मैंने बहुत मेहनत की है
कि उर्दू नावल की जब से बड़े सग़ीर में इब्तिदा हुई है, लिखना शुरू किया जाना है, जब से लेके मौजूदा वक्त तक, और फिर ये कि इसका मवाजना मैंने यूरोपियन मगरबी दुनिया के जो नावल निगार हैं, उनके नावल मशहूर लोग हैं, उनसे मेरा इनका मवाजना किया है। उसको मैंने ये बताया है कि उन्होंने किस बुनियाद पर नावल लिखे, उनकी थीम क्या थी, उनका मौजू क्या था, उनकी नावल की बुनियाद क्या होती थी, उनकी लफ्ज़ियात क्या होती थी, उनके मौज़ूआत क्या होते थे, और ये कि उसको किस तरीके से वो समाजी अंदाज में पेश करते थे या ज़ाती उसमें ज़ाती तासुरात के साथ पेश करते थे, या अवामी सतह पे उस मेयार पे जाकर उनका जो लोगों का रहन सहन था, उनकी जो होनी शुद्धनी थी, उनके जो मसाइल थे, उनके जो वाक़यात थे, उनके जो लोगों से रवाबित थे, उनके जो खुशियाँ थी, उनके जो गम थे, उनकी जो तकरीबात हुआ करती थी, उनके जो सकाफ़ती शोज़ चीज़ें हुआ करती थी, उनका अहाता करते थे। अच्छा। तो ये मैंने मशरिक़ से भी और मगरिब से दोनों को लेकर इसमें मवाजना किया। अच्छा। तो ये मेरा थीसिस है मेरा। अच्छा, मेरे हाथ में बड़ी आपकी खूबसूरत नाम है इस किताब का, तन्हा परिंदे की उड़ान। तन्हा परिंदे की उड़ान, ये मेरा, जी हाँ, ये मेरा तीसरा शेरी, हाँ तीसरा शेरी में, पहला था शहर अफ़कार, दूसरा दस्तावेज़, और ये तीसरा शेरी मजमूआ है तन्हा परिंदे की उड़ान। ये सऊदी अरब से शाया हुआ, ये सॉरी कनाडा में शाया हुआ था। इसके बैक पे आपकी ही पिक्चर है ये? हाँ, ये मेरी तस्वीर है। अच्छा। इसके बैक पे, और इसका टाइटल, मैं असल में मुसव्विर भी हूँ। अच्छा, पेंटर भी आप? अच्छा, एक नया इंकशाफ और हुआ भी आपके बारे में। उसकी मैं आपको मिसाल है, सब लोगों को ये बात मालूम, पाकिस्तान में 1964 में गालिबन शाह फैसल साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में। पहली मरतबा शाह फैसल साहब, अयूब खां का ज़माना था, उनकी हुकूमत थी। जी। और कराची कैपिटल हुआ करता था उस ज़माने में। उस ज़माने में मैं ना रेडियो पे काम करता था, क्योंकि 66 में तो टीवी शुरू हुआ था, रेडियो पे काम करता था। और चूँकि मैं मुसव्विर भी हूँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है, एक कुदरती चीज़ है मुझ में। मैं ख़ताब भी हूँ, ख़ताब में कैलीग्राफर भी हूँ और मुसव्विर भी हूँ। तो मैंने उनके शाह फैसल साहब चूँकि मेरे बादशाह थे, लिहाजा ना मैंने अपने उनसे स्टेशन डायरेक्टर साहब से मैंने कहा, ज़ाडे बुखारी साहब से, बुखारी साहब मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया है शाह फैसल साहब का, अपने बादशाह सलामत का, और मैं उनको पेश करना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और वो कहने लगे कि ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो उन्होंने फिर मिनिस्ट्री से उन्होंने रब्ता कायम किया और उनसे कहा कि भाई हमारा काम करने वाला एक लड़का है, हमारे साथ काम करता है, उसने शाह फैसल साहब की तस्वीर, वो उनका पोर्ट्रेट बनाया है, वो उनको पेश करना चाहते हैं एयरपोर्ट पर। तो जब वो एयरपोर्ट पे आए, जहाज़ से उतरने लगे, तो लाइन में उनके इस्तकबाल करने वालों में अयूब खान खड़े हुए हैं, उसके बाद उनकी पूरी काबीना खड़ी है, और सबसे आखिर में लाइन में मैं खड़ा हुआ था। तो जब मेरे पास से जब आए, मेरे करीब जाके आए, है ना, वो चूँकि मेरे बादशाह है ना, तो मैंने एक कदम आगे बढ़ा के, वैसे हम लोगों को इजाज़त नहीं होती कि हम तो उनसे हाथ भी नहीं मिला सकते, दूर से सलाम उनको पेश करते हैं। तो मैं एक कदम आगे बढ़ा और मैंने उनके शाने का बोसा दिया, और अरबी में मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ पाकिस्तान में, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी यानी पसंदीदा और फेवरेट आपकी गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर पाकिस्तान पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो बहुत खुश हुए वो, उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे इनाम वगैरह भी दिया और तोहफे वगैरह भी दिए। नहीं कि बाय नेचर वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो तब से हमेशा से मेरा ये रहा है कि ना, मेरी सारी किताबों की ना, इसमें देखेंगे ना, सबके टाइटल मैं ही बनाता हूँ। इस पर जितने भी टाइटल बने हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, जी जी, है ना, ये सब मेरे बनाए हुए हैं। अच्छा, आपके ही बनाए हुए? मेरे बनाए हुए। तो इसका भी मैंने टाइटल मैंने ही बनाया, खुद ही आपने किया है। अच्छा, आपकी एक और मेरे हाथ में ये किताब है, अब्दुल्ला जावेद तज़ियाती। जी हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे एक शायर और अदीब हैं, अब्दुल्ला जावेद साहब, और ये कि उनके फ़न और शख्सियत पे मैंने ये किताब लिखी थी मैंने, और ये शाया हुई है। और इसमें भी उसकी कंप्यूटर की कैलीग्राफी मैंने ही की है। अच्छा, आपने की है, ठीक है। अब ये कोई किताब रह गई है, ये आपने लिखा है, ये मुझ पे एक वो लंदन यूके से शाया हुआ था, सफ़ीर उर्दू में, सफ़ीर उर्दू, मेरे फ़न और शख्सियत के बारे में ये उन्होंने एक ख़ास शुमारा शाया किया था। इसमें देखिए, समझें कि 78 लोगों ने मेरे बारे में लिखा है। अच्छा, जो चीज़ आपको शुरू कहाँ से होता है, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिया आबादी, हफीज़ जालंधरी, एहसान दानिश, अली सरदार जाफरी, बजाद लखनवी जो मेरे उस्ताद थे, इब्राहिम जलीस,
मालिक राम, उसका मतलब मोहम्मद नदीम कासमी, वज़ीर आला, इबादत बरेलवी, यानी जब से लेके अब तक के तमाम लोग 78 लोगों ने मेरे बारे में इसमें लिखा है, तो उन्होंने मुझ पर ये शाये किया। अच्छा, कुछ ऐसा जो अभी आप आगे कुछ करना चाहते हैं अभी? इसके अलावा ना हम अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने लिख रहा हूँ, इसके अलावा ना मुझ पर ना लोग PhD भी लोग कर रहे हैं, PhD कर चुके हैं। और अभी मैं लाहौर गया हुआ था, तो वहाँ पर एक साहब है, मोहम्मद हुसैन शाहीन भट्टी साहब हैं, उन्होंने मिनहाज यूनिवर्सिटी से मुझ पे MPhil किया है, तो उन्होंने अपना MPhil का की शायरी का ये आप देख सकते हैं, तस्लीम इलाही ये अभी मैं पिछले हफ्ते लाहौर में था, तो वहाँ उन्होंने दिया, वहाँ मेरा मिनहाज यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, तो उन्होंने मुझे पेश किया। तो लोग मुझ पर भी लिख रहे हैं, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो आखिरी सांस तक चलती हैं। देखो ना, अरबी का मशहूर मुहावरा है ना कि अतलबुल इल्म इज़ा कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। सुना होगा ना, अतलबुल इल्म इज़ा कान बिस्सीन, अगर चीन तक जाना पड़े तो ये तो। और यह है कि अतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी इल्म पालने से लेके और लहद तक इल्म तुम्हें हासिल करना है, आखिरी सांस तक इंसान सीखता रहता है। और जहाँ ये दिमाग में आपके खन्नास आ गया कि मैं मुकम्मल हो गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, वहीं से आपकी बढ़त, आपकी तरक्की, आपके आगे बढ़ना रुक जाता है। तो ये दिमाग में कभी ना लाइए कि मैं आप बहुत कुछ सीख गया हूँ। नो, इंसान आखिरी सांस तक सीखता रहता है। अतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि आपने इतनी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, आपको सितारा इम्तियाज़ भी हासिल हो चुका है, और आप 4 ज़बानों पे आपको अबूर भी हासिल है। कौन सी ज़बान बोलना आपको बहुत अच्छी लगती है? उर्दू। अच्छा, उर्दू से मुझे इश्क है, और क्योंकि मैंने शुरू किया अरबी ज़ुबान से, वो ये था कि बचपन से मैंने छोटी छोटी अरबी में छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी नज़में लिखना शुरू की, जो कि वहाँ के मकामी ना रिसाले में और बच्चों के रिसालों में और अखबारों में शाया होती थी। जब मैं पाकिस्तान आया तो पढ़ाई शुरू होने के बाद ना फिर मैं जंग अखबार के दफ्तर गया। अच्छा। शफ़ी अकील साहब के पास मैं गया, वो बच्चों के सफ़े के इंचार्ज होते थे। अच्छा। भाईजान कहलाते थे, और होनहार लीग में इंचार्ज थे। उनके पास गया, मैंने जाके उनको दिखाई, मैंने कहा कि सर ये मैं अरबी में छोटी छोटी कहानी लिखता हूँ, अरबी में छोटी छोटी नज़में लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अखबार में शाया हूँ। तो हंसने लगे, कहने लगे बेटा ये अरबी की यहाँ कौन समझेगा? तो मैंने कहा कि फिर आप बताइए। मैंने कहा मुझे उर्दू भी आती है और मैं इसका तर्जुमा करके लाऊंगा, और बाकी का आप उसको ठीक कर दिया करें। कहने लगे ठीक है। तो मैं 2-3 कहानियों का उनके पास तर्जुमा करके लेके गया, तो उनको बहुत पसंद है। उन्होंने उसकी नौक पलक दुरुस्त करके और उन्होंने उसको शाया करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मेरी शाया करते थे कहानी, और उसको वज़ीर मिले। उसके बाद फिर मैं नौनिहाल एक बच्चों का रिसाला निकलता है हमदर्द वालों का, मैं उनके दफ्तर गया, मैं हकीम सईद साहब से मिला, उनको सब ये बताएं, तो उन्होंने मुझे मसूद अहमद बरकाती साहब के सुपुर्द कर दिया, है ना। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अभी उनका इंतकाल हुआ है ना। एक छोटी सी मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, इस तरह आपने लिखना शुरू कर दिया। नाज़रीन, छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ जुल्फ़ी साहब मौजूद हैं, मज़ीद ब्रेक के बाद इनसे बातें करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे शो में जो आज गेस्ट है कनाडा के मेहमान तस्लीम इलाही जुल्फ़ी, बहुत सारी हमने उनसे बातें की, पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनके हमने जाना, और अब चाहेंगे कि जुल्फ़ी साहब कुछ आपके खूबसूरत गज़लें हम सुन लें। ठीक है, मैं पेश कर रहा हूँ, गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ कि खुश मिजाजी छुपा के देखूँगा, खुश मिजाजी छुपा के देखूँगा, मैं तुझे आज़मा के देखूँगा। वाह, बहुत खुश मिजाजी छुपा के देखूँगा, मैं तुझे आज़मा के देखूँगा, और फासले से लगेगा और अच्छा, बहुत खूब, फासले से लगेगा और अच्छा, मैं उसे दूर जाके देखूँगा। बहुत अच्छा। फासले से लगेगा और अच्छा, मैं उसे दूर जाके देखूँगा, और क्या खबर थी मुझे कि तेरे ख्वाब, क्या खबर थी मुझे कि तेरे ख्वाब तेरे पहलू में आके देखूँगा। वाह। क्या खबर थी मुझे कि तेरे ख्वाब तेरे पहलू में आके देखूँगा, और कितने पतझड़ हैं तेरे आने में, वाह वाह, कितने पतझड़ हैं तेरे आने में, कितने मौसम बिता के देखूँगा, कितने पतझड़ हैं तेरे आने में, कितने मौसम बिता के देखूँगा, और मैं जो अंदर से टूट फूट गया,
बहुत खूब। मैं जो अंदर से टूट फूट गया, खुद को बाहर सजा के देखूंगा। वाह वाह। मैं जो अंदर से टूट फूट गया, खुद को बाहर सजा के देखूंगा। और सर उठाकर मुझे भी जीने दो, सर उठाकर मुझे भी जीने दो, फिर कभी सर झुका के देखूंगा। सर उठाकर मुझे भी जीने दो, फिर कभी सर झुका के देखूंगा। और शेर देखिए कि अब ना देखूंगा आंख भर के उसे, अब ना देखूंगा आंख भर के उसे, अब ना देखूंगा आंख भर के उसे, अब तो घूंघट उठा के देखूंगा। वाह बहुत खूब। अब ना देखूंगा आंख भर के उसे। ये मेरी उम्र का शेर नहीं है, लेकिन मैंने नौजवानों के लिए कहा है शेर कि अब ना देखूंगा आंख भर के उसे, अब तो घूंघट उठा के देखूंगा। और ये कि क्या अजब इस दफ़ा वो आ जाए, क्या अजब इस दफ़ा वो आ जाए, मैं उसे फिर बुला के देखूंगा। क्या अजब इस दफ़ा वो आ जाए, मैं उसे फिर बुला के देखूंगा। और मैं कभी ध्यान में तुझे लाकर, मैं कभी ध्यान में तुझे लाकर रंग फ़िक्रे रसा के देखूंगा। मैं कभी ध्यान में तुझे लाकर रंग फ़िक्रे रसा के देखूंगा। और शेर देखिए कि कितना बाज़र्फ़ है तू मेरे लिए, कितना बाज़र्फ़ है तू मेरे लिए, तेरी इज़्ज़त बढ़ा के देखूंगा। कितना बाज़र्फ़ है तू मेरे लिए, थैंक यू, कितना बाज़र्फ़ है तू मेरे लिए, तेरी इज़्ज़त बढ़ा के देखूंगा। और मख्ता है कि अपने हासिद की तरबियत के लिए, अपने हासिद की तरबियत के लिए हाथ जुल्फ़ी मिला के देखूंगा। बहुत खूब। अपने हासिद की तरबियत के लिए हाथ जुल्फ़ी मिला के देखूंगा। बहुत खूब। खुश मिजाजी छुपा के देखूंगा, मैं तुझे आज़मा के देखूंगा। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत जो है वो गज़ल थी। बहुत शुक्रिया तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत कुछ आपने अपने बारे में हमें बताया और यकीन जो नाज़रीन हैं उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह अपने नए शो में आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।